था। इस मित्र का जन्म उसी समय हुआ था जब ये दोनों सिर्फ बालक ही थे। जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती दोनों को शिक्षा प्रदान करते थे। लो भाई होना शुरू। मानकर संतोष कर लेना कि मैंने विद्या देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब विद्या उसके भाग्य में ही ना थी तो कैसे आती है? मगर जुम्मन के पिता जुमराती शेख किसी की चापलूसी में नहीं आते थे। वो सब समझते थे। उन्हें अपने डंडे पर अधिक भरोसा था और उसी डंडे की वजह से आसपास के गांव में जुम्मन का बहुत मान था। उनके लिखे रहनामे या बहनामे पर कचहरी का अधिकारी भी कदम नहीं उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और यहाँ तक कि तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। जुम्मन का मान उसके ज्ञान के कारण और अशोक का मान उसके धन के कारण था। समझ गया भाई। अब जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक खालूजान की खूब सेवा करी गई, खूब सारे पकवान खिलाए गए। अरे हलवे पुलाव की तो वर्षा से कर दी गई। लेकिन जैसे ही दान पात्र की रजिस्ट्री पर मोहर लगी मानो खालूजान की खातिरदारी पर भी मोहर लगी। अरे बहू मेरे लिए भी 4 रोटी, हरी मिर्च और प्याज और हाँ दाल में घी जरूर डाल देना। अब बिना घी के तो दाल गले से भी नहीं उतरती। न जाने कब तक जिएगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो तेरा मेरा गुजारा न होगा। तू एक काम कर, महीने के महीने मुझे कुछ पैसे दे दिया कर, अपना इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। पैसे? कैसे पैसे? पैसे क्या यहाँ फलते हैं? अरे चीज तोड़ मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर तो पैसे मिलते हैं। अरे तू क्या अपना रूखा सूखा भी रखा हूँ? हाँ तो ये थोड़ी ना सोचा था कि मौत के मुंह से लौटकर वापस आ जाएगा। अरे बेटा आज जो तू इतना बोल रहा है ना तब मेरी बदौलत तुझे अपना समझकर अपनी जमीन तेरे नाम क्या कर दी तो मुझे ही आके दिखाने लगा। देखो मेरा मुंह मत खुलवाओ। क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा? तुम्हारा बोरिया पिस्तौल उठाकर बाहर फेंक दूंगा। जुम्मन क्या कर रहा है यार? खालूजान है तेरे। अलगू बेटा अब तो इसके साथ में एक पल न रह पाऊंगा। जुम्मन तू एक काम कर, तू मुझे मेरी जमीन वापस कर दे, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा। जमीन? कौन सी जमीन? किसकी जमीन? किसकी जमीन? अरे मेरी जमीन जुम्मन, मेरी। तो तू मुझे मेरी जमीन वापस ना देगा? हाँ नहीं दूंगा। तू मुझे मेरी ही जमीन वापस कर देगा? हाँ नहीं दूंगा। देख जुम्मन अगर तू मुझे मेरी जमीन वापस ना देगा तो मैं पंचायत बुला दूंगा। हाँ तो जाओ कर लो पंचायत। मुझे भी रोज रोज की क्रिकेट पसंद नहीं। ठीक है बेटा अब तो फैसला पंचायत में ही होगा। क्या रहा हूँ मैं पूरे काम में गड्ढा खालूजान खालूजान शायद से किसकी जीत होगी? अरे आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसका एहसान बताओ? ऐसा कौन
में आसपास के गांव में दौड़ती कमर झुककर कमांड हो गई थी, एक एक पग चलना दुबरता। अगर बात आ पड़ी थी तो उसका निर्णय होना भी जरूरी था। अरे बिरला एक कोई बड़ा आदमी होगा जिसके सामने बूढ़े सालों ने अपने दुख के आंसू डाल रहे हो। किसी ने तो यूं ही अपने मन से उठा कर दी और किसी ने इस अन्याय पर जमाने भर को गालियां दी और किसी ने कहा अरे बूढ़े सालो, अरे बात जल्दी यार बुढ़ापे क्या किया, लेकिन जमीन चाहिए। अरे खालू कब में पाँव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा है, खड़ावत नहीं मानती तुम्हारी। अरे क्या चाहिए तुम्हें, रोटी खाओ लगाना तो अब खेती बाड़ी तुमसे होगी। अरे मैं कहता हूँ जुम्मन जो कहता हूँ मान लो, समझे, चलता हूँ राम राम। ऐसे लोग बहुत कम थे जिन्होंने इस बूढ़े की बात को ढंग से सुना हो और उसे सांत्वना दी। अब मैं दिन भर का थका हारा गांव के चारों ओर चक्कर काटकर और सब में अपना दुख सुनाकर शाम को अलगू चौधरी के घर पहुंचा। लाठी पटक दी और दम भरते हुए बोला, अरे अलगू बेटा, अरे ओ अलगू। हाँ बेटा, बैठता हूँ। और बेटा सब खैरियत तो है? हाँ कर्नल सर, आप बताओ आप कैसे? बेटा तू तो जानता ही है मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। हाँ कर्नल जानता हूँ, लेकिन इसमें आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा इसी मामले को निपटाने के लिए पूरे गांव की पंचायत बुलाई है। नंबर के लिए तू भी आ जाना। अरे कर्नल मुझे बताकर क्या करोगे? गाँव के और लोग आएंगे? गाँव के और लोग बेटा कहने के लिए तो अपना दुख में पूरे गांव के सामने बांट आया। अब आना या ना आना उनके अख्तियार है। तू तो आवेगा ना बेटा? दीवान को तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन पंचायत में अपना मुंह ना खोलूंगा। क्यों बेटा? तुम तो जानते हो खानदान जुम्मन से मेरी कितनी अच्छी दोस्ती है, अब खाऊंगा तो बिगाड़ हो जाएगा। तो बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात भी न कहेगा? ठीक है खानदान, देखता हूँ। आ जाना बेटा। अच्छा चलता हूँ। यह समय पेड़ के नीचे पंचायत में शेख जुम्मन ने पहले ही सारा इंतजाम कर रखा था। उन्होंने पान, तंबाकू, इलायची, हुक्के का भी प्रबंध किया था। हाँ वो स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर बैठा। जब वो आ गया था तो दरूद सलाम के साथ उनका स्वागत करते। सूर्यास्त हुआ, पंच बैठे और पंच अरे बच्चा क्या हो गया हमारे गाँव में? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे भाई शांत रहो, क्या किचिन किचिन लगा रखी है? अरे मंगलू तुमको अलग से बोले। हाँ तो मालू जा, कहो क्या विनती है तुम्हारी? पंचो आज पूरे 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। ये तो आप सब जानते ही हैं। बदले में जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। अब साल 2 साल तो मैं जैसे तैसे काट गया, पर ये रोज रोज का रोना मुझसे नहीं होता। अरे ना तो पेट को रोटी देता है, ना तन को कपड़ा। बूढ़ा हूँ, कचहरी दरबार भी नहीं कर सकता, तो आप सबके सिवा कहाँ जाऊँ? आप जो राह निकाल दो मैं उसी राह पर चलूं। अरे मुझ में कोई ऐप देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, और इस जुम्मन में कोई बुराई देखो तो इसे समझाओ। अरे क्यों एक बेबस बुड्ढे की हाल लेता? बाकी जो बच्चों का हुक्म मेरे सर बातें। भाई हेलो, मैं पीछे। हाँ तो मालूम जान, हमने आपकी बात सुन ली है, तो भाई पंचायत बढ़ाने से पहले पंच चुन ले। यही तो नहीं आती है। हाँ तो जुम्मन इसे पंच चुनते हो? देखो अभी से इस बात का फैसला कर लो, बाद में जो पंच कहेंगे वो ही मानना पड़ेगा। क्यों भाई, सही कहा?
कहो क्या कहते हो? पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खालू जान जिसे चाहे पंच चुन ले, मुझे कोई परेशानी नहीं। अरे ओ अल्लाह के बंदे, पंच क्यों नहीं चुन लेता? भाई मुझे भी तो कुछ मालूम हो। देखो यहाँ मेरा मुंह मत खुलो, तुम्हारी बंद पड़ी है, तुम जिसे चाहे पंच चुनो। अरे ओ जुम्मन, खुदा से डर। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। अगर तुझे यहाँ किसी पर भरोसा नहीं तो अभी बता दे। ये अलगू तो तेरा अपना मित्र है, मैं इसी को पंच चुनता हूँ। ठीक है, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू चौधरी, मुझे कोई परेशानी नहीं। अरे खालू जान कैसी बातें कर रहे हो आप तो जानते हो जुम्मन से मेरी कितनी अच्छी दोस्ती है। खामखा का बिगाड़ हो जाएगा। आप एक काम करो, किसी और को पंच चुन दो। इसे पंच चुन दो। हाँ इसे चुन दो। बेटा, बाल के डर से कोई बेटा सोचती नहीं बेचता, और पंचों के मन में तो खुद खुदा बसता है। पंचों की ओर से आई बात खुद खुदा की ओर से आती है। खालू जान सच ही कहते हैं, पंचों की ओर से निकली हुई बात खुदा की ओर से आती है। आओ अलगू, पंच बनो। शब्द का क्या कहना है? शेख जुम्मन, हम और तुम एक पुराने मित्र हैं। आज तक तुम्हें जो काम पड़ा उसमें हमने तुम्हारी मदद करी, और तुमसे भी जो बन पड़ा वो तुमने हमारे लिए किया। पर आज मैं पंच बन बैठा हूँ, इसीलिए पंचायत में जो भी कुछ कहना है साफ साफ कहो। पंचों, पूरे 3 साल में खालू जान ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम लिखा कर दी। मैंने भी ताहयात तुम्हें रोटी कपड़ा देना कबूल किया। खुदा गवाह है, मैंने आज तक खालू जान को कोई तकलीफ नहीं होने दी। अरे झूठ बोलता है। मैं इन्हें अपने बाप के समान समझता हूँ, उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। अब खालू जान मुझसे महाभारत का झलक मांगती। जमीन जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं, उससे उतना मुनाफा नहीं होता भाई, हेलो। कि मैं खालू जान को भाई। महाभारत खर्च दे सकूं। और हिब्बेनामे में भी महाभारत खर्च का कोई जिक्र नहीं था, नहीं तो मैं खुद इस पचड़े में ना पड़ता। मुझे बस यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो चाहे फैसला करें। भाई आ जा रहे थे जुम्मन, खालू जान का दावा है कि तुमने उनसे महाभारत खर्च देने का वायदा किया था, लेकिन वायदे के मुताबिक नहीं दिया। क्या ये सच है? हाँ बच्चों, खुदा गवाह है, जो उनकी सारी बातें हैं वही इन्हें भी खिलाते हैं। पूरा गांव जानता है, आप किसी से भी पूछ लो। जुम्मन, खालू जान का दूसरा दावा है कि तुमने उनसे कहा था कि तुम उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दोगे। क्या ये सच है? हाँ बच्चों, ये भी सच है। कहा था इसने ऐसा मुझसे। अरे अपने खालू से ऐसा कहा है। बोलो जुम्मन, बोलती क्यों नहीं? जो बात है जुम्मन साहब साहब बताओ, पंचायत कुछ पूछ रही है, कुछ जानना चाहती है। बोलो जुम्मन। अरे भाई जुम्मन, पंचायत तुम्हारी बात सुनने के लिए ही बैठी है, कुछ बोलो तो। अरे खालू जान, आपके पास कोई सबूत वगैरह है? हाँ सबूत है ना। अलगू खुद दावा, अलगू के सामने इसने ऐसा कहा। बोलो जुम्मन, चुप्पी क्यों बंद रखी है? जुम्मन की खामोशी ने खुद ये फैसला कर दिया है कि खालू जान की जमीन से इतना फायदा तो होता है कि उन्हें महाभारत खर्च दिया जा सके। इसीलिए पंचायत का ये फैसला है कि जुम्मन उन्हें महाभारत खर्च देगा, और यदि ऐसा नहीं करता है तो एक बार हमारा रद्द समझा जाए। अगर जुम्मन को महाभारत खर्च देना मंजूर नहीं तो इब्बा नामर्द समझा जाएगा। इसी का नाम पंचायत है भाई। दोस्ती रही दोस्ती की जगह भैया।
पर सही फैसला लेना तो पंचायत का धर्म है। सही बात है। भैया ऐसे जय सत्यवादियों का प्रशासन हो जाती है। चलो भाई पंचायत समाप्त की जाती है। कामों की सिद्धि में देरी तो लगती रहती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में देरी नहीं लगती। और जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी मिल गया। कुछ दिनों बाद मैं बटेसर के मेले में गया और वहां से एक जोड़ी बैल लेकर आया। अब कहा बताऊं भैया, बड़ी ही अच्छी जाति के बैल थे, अच्छी गंगाटी, सफेद रंग, बड़े बड़े सींग। लेकिन जुम्मन की पंचायत के कुछ दिनों बाद ही मेरे जोड़ी का एक बैल यही बता दो क्या नहीं हुआ। अरे बैल को क्या हुआ?
नहीं कहना तो जो बैल बांध रखा है उसे बेच दूं। आज तक ये सारे काम मुझसे पूछ के किए हैं। जो मन में आता है वो करो, मुझसे ना पूछो। अरे वो समझू साहू है ना, अरे वही जो मेले में गुड़ बेच कर गाँव में नमक की बेचता है। मैं तो उसका क्या करूं? अरे वो कल मिला था मुझे, अब वो हमारे बैल खरीदने को तैयार है, बेच दूं। अरे कुछ तो बोलो। जो मन में आता है वो करो, मुझसे ना पूछो। बेटा, मैं ये सोच रहा था एक बैल मिल जाता तो शायद ये 2-4 चक्कर लग जाते। चल एक काम करते हैं। बैठ जा। मेरे को तो चलने दे। मेरे पास तरह रसगुल्ला। राम राम चौधरी। राम राम साहब, राम राम। क्या हाल चाल है चौधरी? भाई मैंने सुना तुम बैल बेच रहे हो, तेरी सच्ची है? कितना का बच्चा है? 1.5 1.5 रुपया सही है बापू। अरे नलायक सही नहीं है। अरे बापू 150 150 नहीं 1,500। 1,500 तो सही है बापू, ले लो। अरे सही नहीं गलत है, चुप रह। एक चौधरी 1,500 में तो एक जोड़ी बैल आ जाता है। चल बेटा आपने दाल लगने वाली। अरे साहू मेरी बात तो सुन। अब क्या भाई? अरे मजबूरी है इसलिए देख रहा हूँ। लो बेटा मजबूरी है। ठीक है चौधरी 1,500 में सौदा पक्का, पर पैसे अभी लो, अगले महीने मिलेंगे। ठीक है सौदा पक्का। हाँ पक्का पक्का। बापू बोल लो। अच्छा साहब, राम राम। कितने का महीना है? भाई अच्छे कामों की सिद्धि में देरी तो लगती है, पर चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। लेकिन संजू साहू को बैल क्या मिला कि लगे उसे जोतने। एक दिन में 3-3, 4-4 बार चक्कर लगवाते, ना उसके खाने की फिक्र और ना उसके पीने की। अब रास्ते में जो रुका सुखा मिल जाता उसके सामने डाल दे, बेचारा जान ले, दम भी ना ले पाता, फिर से जोतते थे। भाई मेरे यहाँ यानी अल्लू चौधरी के यहाँ चैन की बंसी बस्ती थी भैया। खूब दौड़ते, खेलते, मौज मस्ती करते, पीने को साफ पानी मिलता, खाने में गली हुई दाल, और भैया कभी कभी तो घी भी चखने को मिल जाता। कहाँ वो सुख चैन की गई और कहाँ वो ऑटो पैर की दुकान। एक महीने में पिसता गया था बेचारा, हड्डियां निकल आई थी, हड्डियां। था वो पानीदार, पर मार बर्दाश्त ना कर सका। अरे आया आया शांति देवी, अरे आया आया। भैया एक दिन भर का थका जानवर पैर तक न उठते थे, पर भैया साहू को तो अपने काम की पड़ी। अच्छा उसने कई कोड़े बड़ी बेरहमी से कटता है। चल 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 फिर क्या, बैल कुछ दूर दौड़ा और चाह की कुछ न मिली, पर भैया साहू को तो अपने काम की पड़ी थी। अच्छा उसने कई कोड़े फिर बेरहमी से कटे। चल 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 पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया भैया, बैल वहीं गई। अरे अगर तुझे मरना ही था तो कहीं और जाकर मरता, ससुरा तुझे भी यहीं मरना था। भैया मैंने उसकी टांग पकड़ कर खींचा, नथनों में लकड़ी तक घुसेड़ दी। पर तुम ही बताओ भाई, कहीं मृतक भी उठ सकता है भला? देहात का रास्ता तो शाम होते ही बच्चों की आंख की तरह बंद हो जाता है। अरे दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आता। अरे भाई कोई है क्या? अरे भाई कोई मेरी आवाज सुन रहा है? अरे भाई कोई है तो मेरी मदद कर दो भाई। अरे मेरा बैल मर गया, भाई कोई है तो? भाई कोई मेरी आवाज सुन रहा है? अरे भाई कोई है तो सुन लो। अरे भाई कोई है क्या? मैं बहुत चिल्लाया, पर आसपास कोई गांव ही ना था जो कि मेरी आवाज सुन सके। अरे ससुरे अगर तुझे मरना था तो घर पहुंच के मर जाता, या कहीं आसपास ही मर जाता। अब भैया गाड़ी कौन खींचे? कई पी पेगी और कई बोरे नमक बेचे थे, तब जाके कमर में 2-2.5 रुपए बंधे हुए थे। इसके अलावा गाड़ी में कई कनस्तर थे और कई बोरे नमक थे। अतः मैं उन्हें छोड़कर कहीं जा भी ना सकता था, तो भैया मैंने वही रत जाया करने की चिलम पी, गाना गाया। इसी तरह आधी रात तक तो मैं जागता रहा, पर पोह फटते ही जैसे ही मेरी नींद टूटी और कमर पे हाथ फेरा तो थैली गायब और आसपास देखकर तो तेल के कनस्तर भी गायब। लुट गया रे। अरे कुत्ती हो, अरे बर्बाद हो गया मैं। अरे मर गई, अरे लुट गया रे, बर्बाद हो गया।
क्या नहीं हुआ? कब से पूछ रही हूँ क्या हुआ है? कमर में लोटे से बंधे हुए थे। तेल के कनस्तर भी थे। अब उसको क्या हुआ? हाय बैल साहब, बैल को क्या हुआ? अरे तुम क्या करोगे? तुम क्यों नहीं कहीं जाके डालोगे? अरे बैल भी मर गया, तेल के कनस्तर भी गए, पैसे भी गए। अरे इस सबके नाम पे तूने ना जाने कैसा बैल खरीद कर दिया। मेरी तो जिंदगी भर की कमाई छूट गई, बर्बाद हो गई। मुझे किसने कहा था तुमने तो बैल खरीदने को? लो आ गया वो, जवाब दो उसे। खबरदार है कि पैसा दिया तो। अरे साहू राम राम। राम राम। अब तो म्यासी पूरी हो गई, अब तो हमारे पैसे लौटा दो। पैसे? कैसे पैसे? अरे बैल जो दिया था। लो भाई सुनते हो? या तो जिंदगी भर की कमाई लुट गई और ये भाई सब चले मेहनत करने। एक तो तुमका बैल दिया और आगे पैसे मांगे। कहाँ के पैसे? कैसे पैसे? देखो भौजाई, पैसे लेने आया था, पैसे लेकर जाऊंगा। हाँ अबे जा जा, पहले किसी खड्डे में मुंह करा। हट यहाँ से। हमें क्या तूने तीनों पंगा समझा? हाँ, हम भी अपने बाबूजी के बच्चे हैं, कोई पैसे वैसे नहीं देंगे। भाई मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं आपसे लूंगा नहीं। देखो भाई साहब, पैसे वैसे तो मिलेंगे और जो ना मन करे तो मेरा बैल खोल ले जाओ। महीने की जगह 2 महीने छोड़ दो। कहाँ है? चलो उठो। अच्छा, पैसे नहीं देगी तो मेरे पैसे। एक-एक पैसे लेकर जाऊंगी, कह देती हूँ। अरे कहा ना बाहर बैल बंदा जा ले जा। 2 की जगह 3 महीने लो दे जा। बैल बैल ना बोलू भाई मेरी झूठी बोलू तुम्हें घर की चाबी- फ्लैश कर लिया यार बार बार। भाई तू कैसे क्या कर रही थी? जा दुनिया मासूम में बैठी है, जा जा। देख मेरी पाई देने दे तो मैं देख लूंगी तुझे। देख लेना, पूरी की पूरी मेरे सामने ही खड़ी हूँ, जितना मर्जी उतना देख ले। तू क्या कोई ताजमहल हो रही है कि तुझे देखती रहूं? मेरी पाई निकालो, पाई नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा बहुत देखे तेरे जैसे चौधराई बड़ी आई पाई मांगने वाली। हट यहाँ से। अरे साहू क्या कर रहा है यार? पैसे नहीं आया, पैसे दे, बात खत्म कर। अरे इनसे क्या बात? तुम तो मुझसे बात करो, ये तो ठहरे सीधे इंसान। अरे सीधे तो बात है, सीधे तो हमें जो बिना पैसों के बैल दे दिया। देख लिया बिना पैसे के बैल देने का नतीजा। अरे हमें भी पता है कितने सीधे और कितना सीधा बैल दिया है। देख मेरी पाई देने दे तो मैं पूरे गांव को इकट्ठा कर लूंगी। गाँव क्या गाँव के गाँव में इकट्ठा करके साहू जिसे चाहे उसे तुम ले। तो ठीक है, मेरी तरफ से जुम्मन शेख। सुमन के पंच सुने आज से तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे कोई एतराज नहीं। आओ जुम्मन, पंच बनो। मैं इस समय धर्म और न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। इस समय मेरे मुंह से जो कुछ भी निकलेगा वो खुदा के लफ्जों के समान है और उन लफ्जों में मेरे मन के विचारों का कोई भी समावेश नहीं होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं। साहू, जिस वक्त तुमने बैल खरीदा था, बैल की हालत क्या थी? हड्डियां निकल रही थी पंचो, मरा हुआ बैल दिया था इसने। अरे तंदुरुस्त दिया था, मरा हुआ बैल दिया था। बच्चों मैंने इसे तंदुरुस्त कर दिया था। अरे मरा हुआ बैल दिया था।
जानवर को सूखी घास के अलावा और क्या खिलाएंगे? जब तुमने बैल बेचा था उसी वक्त दाम क्यों नहीं लिए? पंचो गांव का मामला था, इसने अपनी मजबूरी बताई, इसलिए मैंने सोचा कि अगले महीने ले लूंगा। पंचो, इसने मुझे 1 महीने बाद लेने का वादा किया, लेकिन इसने मुझे मरा हुआ बैल दिया। अब किस बात के पैसे मांग रहे हैं? कंजूस दिया था मैंने। साहू को उचित है कि वो बैल के पूरे दाम दे, क्योंकि उसने जिस वक्त बैल खरीदा था बैल अच्छी हालत में था। और अगर साहू उसी वक्त दाम चुका देते तो आज फिर से उसे लेने की गुजारिश न करते। और बैल की मौत केवल इस कारण से हुई क्योंकि उसने अधिक कठिन परिश्रम किया गया और उसके खाने चारे का प्रबंध भी सही से नहीं किया गया। अरे भैया, पर एक बात और भी तो है। साहू ने जानबूझ के बैल की हत्या की है, इसे इसका दंड मिलना चाहिए। वो एक अलग मामला है, इस मामले का इस बात से कोई लेना देना नहीं, इस बारे में बाद में बात होगी। देखो बच्चों, ये तो मेरे साथ ज्यादती है, मेरे साथ कुछ तो रियायत होनी चाहिए। ये अंकुर चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, अगर वो कोई न्याय करते हैं तो इनकी अच्छाई होगी। पंचो गांव का मामला है, 1500 में सौदा तय हुआ था, ये 1000 दे दे, 500 माफ दिए। अजी 500 क्यों माफ करते हो? 100 माफ करो ना। अरे नहीं भैया, ये घर का मामला है, जो कहे हमें आता है। तो ठीक है, साहू को 1 हफ्ते के अंदर 1000 रुपए चुकाने होंगे, और अगर साहू ऐसा नहीं करता है तो हर जाना दुगना हो जाएगा। अरे भैया, पंचायत के खरे को कौन मोटा कह सकता है? ये मनुष्य का काम नहीं है, पंचों में ईश्वर वास करते हैं और ये सब उसी की महिमा है। चलो भाई, पंचायत समाप्त की आपकी। हाँ, चलो भाई, मटर काटनी है यार। अरे भाई यार, पहले बता दो। अरे गुस्सा है मुझे, अब कई बार कह चुका हूँ। ध्यान नहीं दिया, उठ के चला। मैं हर वक्त बस तुम्हारा बुरा सोचने लगा, लेकिन आज जब मैं खुद इस पर बैठा ना, तब मुझे ये याद हुआ कि यहाँ ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन। उसके अंदर खुदा वास करता है। फिर मन के अंदर से आवाज आई कि जो सच है वही बोलो। मुझे आज ये यकीन हो गया है कि पंच के मुख में खुदा वास करता है। मुझे माफ कर दे। Now, I would request our CEO sir to please come and facilitate the NPC with a memento. मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा सर, अगर आप तो सब बच्चों की हौसला अफजाई अगर बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दिस विल बी ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ईच एंड एवरी। नवीन जी और सभी युवा ऊर्जा के प्रतीक हमारे साथी
मैं सच कहूं तो नवीन जी कभी कभी बीच में मुझसे बात भी करना चाह रहे थे जब ये प्रस्तुतिकरण हो रहा था, लेकिन मैं पूर्णतः प्रस्तुतिकरण पर केंद्रित था। उसका कारण यह है कि मैं भी विद्यार्थी जीवन में नुक्कड़ नाटक से जुड़ा हुआ था। तो तमाम तरह के जो जन संस्कृति मंच का नाम सुना होगा, शायद आपने तो सुना ही होगा, उससे जुड़ा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। मुझे यकीन नहीं था कि वास्तव में अभी भी इतने वर्षों के बाद ग्रामीण परिवेश को उच्च संस्थानों के छात्र इतनी गहराई से उस पात्र को जी लेंगे, ये बहुत ही कठिन काम है। इसके आप से मैं साधुवाद देता हूँ, कि प्रशंसा करता हूँ। आप लोग भी ताली बजा रहे थे। अगर आपको कहा जाए कि इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन है, तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर का पंच परमेश्वर भी असफल हो जाएगा, क्योंकि सभी बराबर के हकदार हैं। बहुत ही कठिन, कम से कम मेरे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है। चाहे वो हंसते खेलते मजाक उड़ाते करते बच्चे हों, चाहे वो मिसेज जुम्मन हो या मिसेज अलगू चौधरी हो या मिसेज साहू हो, जो लोग आप में से गांव के रहने वाले, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बचपन में अपने गांव में बैठा हूँ, IAC में नहीं बैठा हूँ। आप जानते हैं कि जो लोग नाट्य शास्त्र से जुड़े हैं कि पूरी दुनिया में नाट्य शास्त्र का उद्भव ही इस धरती पर हुआ है, भारत में, और विश्व साहित्य इसका साक्षी है कि कोई भी संप्रेषण की विधा नाटक से बेहतर नहीं है। चाहे आप घंटों प्रवचन दीजिए, चाहे आप वक्तृता की लंबी श्रृंखलाएं संगोष्ठियां रखिए, आप अपनी बात को संप्रेषित उतनी सघनता से नहीं कर सकते जितनी सघनता से एक पात्र किसी भी पात्र के जीवन को जीते हुए आप तक संप्रेषित कर देता है। और पंच परमेश्वर की जो अवधारणा है वो हमारी भारतीय संस्कृति की उस विधा को प्रतिध्वनित करता है कि जो हमारी मूल आत्मा थी कि कोई भी आक्रांता हो, किसी भी प्रकार की राजसत्ता हो, लेकिन हमारे देश की जो सामाजिक परिवेश था, परिवार और गांव एक स्वायत्त इकाई की तरह संपूर्णता में, सनातनता में, निरंतर प्रवहमानता में चलते चले गए। ये हमारे समाज की शक्ति है। और ये मुंशी प्रेमचंद का ये जो पंच परमेश्वर है उसी की ओर प्रतिध्वनित करता है। चाहे वेदों की सभा समितियों के माध्यम से समस्याओं के निराकरण की प्रवृत्ति रही हो, चाहे बौद्ध के समय का, बुद्ध के समय का गणराज्य व्यवस्था रही हुई, चाहे चोरों की पंचायती व्यवस्था रही, शासन में निर्णय लेने की जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, उसका पंच परमेश्वर एक बहुत ही महनीय उदाहरण है। मैं तो इसलिए भी गौरवान्वित होता हूँ, क्षेत्रवाद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मुंशी प्रेमचंद के गांव के पास ही मेरा गांव है, इसलिए मैं हमेशा अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद के पास का रहने वाला हूँ। और उनका मेंशन आप कर रहे थे, इसलिए और भी अच्छा लगा। समय जरूर कम था, आपके विद्यालय के लोग कुछ लोग गए थे और उन्होंने मुझसे ये कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने उस दिन भी उनसे कहा था कि इंजीनियरिंग खुद में एक आर्ट होता है, और जो व्यक्ति इंजीनियरिंग के आर्ट से जुड़ा है, संरचना से जुड़ा है, जिसके आदिदेव ब्रह्मा है, वो किसी भी कला का कैसे विमुख हो सकता है। तो मैं इंजीनियरिंग के सभी छात्रों को साधुवाद देता हूँ। और जो भी आपने जिया है, अंतिम उस उद्देश्य को जरूर जीवन में जीना कि आप हमेशा हर पग पग पर न्यायाधीश होते हैं। चाहे अपने दोस्त से रिश्ते का प्रश्न हो, वैयक्तिक रिश्ते का प्रश्न हो, चाहे वो आजकल जो सुसाइडल ट्रेंड चल रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते का प्रश्न हो, कोई भी रिश्ता हो, सामाजिक रिश्ता हो, देश का रिश्ता हो, धर्म का रिश्ता हो, पारस्परिक मानवीय रिश्ता हो, हर समय आप न्यायाधीश होते हैं।
और आपकी अंतरात्मा अगर प्रज्वलित होगी, बुद्ध जैसा कहते थे आत्मदीपो भव अपदीपो भव, अगर आप वास्तव में आत्मदीप होंगे, आपका स्वयं की ऊर्जा शक्ति प्रज्वलित होगी। और पार्टिकल फिजिक्स कहती है कि एवरी पार्टिकल इन कॉस्मॉस इज ए ऑसिलेटिंग वेव बिटवीन टू अपोजिट पोल्स, एवर प्रोग्रेसिव एवर डायनामिक। अगर आप अपने को सिर्फ वो एनर्जी मानोगे, वेव मानोगे, तो निश्चित रूप से हमेशा न्याय करोगे, जाति धर्म से ऊपर उठकर पंच परमेश्वर की तरह, जुम्मन और अलगू की तरह इस देश को हमेशा नीचे से लेकर ऊपर तक के जो सामाजिक समीकरण हैं उनके गर्व से हमेशा लोकतंत्र को जिंदा करो। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपने मुझे बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सर।